नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं 2025 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म वेपन्स की कहानी को रिकैप करने जा रहा हूं। बिना किसी देरी के चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। फिल्म एक लड़की की आवाज़ के साथ शुरू होती है जो अपने शहर में 2 साल पहले हुई एक घटना की नरेशन करती है। इस घटना में कई लोगों की अजीब तरीके से जान चली गई, लेकिन अधिकारियों ने सच को दबा दिया क्योंकि उन्हें ये स्वीकार करने में शर्मिंदगी हो रही थी कि वे इस मामले को सुलझा नहीं सके। फिर दृश्य एक प्राथमिक विद्यालय में कट जाता है जो एक साधारण सुबह की तरह लगता है। हाल ही में नियुक्त शिक्षिका जस्टिन अपनी कक्षा में प्रवेश करती हैं, लेकिन उन्हें एक चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। उनकी सभी छात्राएं अनुपस्थित हैं सिवाय एक लड़के एलेक्स के। यह इसलिए है क्योंकि पिछली रात ठीक 2:17 पर हर अन्य बच्चा जाग गया, अपने घरों से बाहर हाथ फैलाए दौड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। यह घटना पूरे शहर को हैरान कर देती है, जिससे गहन जांच शुरू होती है, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकलता। एलेक्स और जस्टिन से बार बार पूछताछ की जाती है, लेकिन दोनों दावा करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। पूरे 1 महीने तक स्कूल बंद रहता है, लेकिन अंत में अन्य छात्रों के लिए इसे फिर से खोलने का फैसला लिया जाता है। स्कूल के फिर से खुलने की रात एक बड़ी बैठक आयोजित की जाती है और यहीं से कहानी शुरू होती है। अब फिल्म जस्टिन के दृष्टिकोण से शिफ्ट होती है, जहां वो शहर के लोगों के बीच तनावपूर्ण बैठक में बैठी होती हैं। वो मंच पर आती हैं और स्वीकार करती हैं कि वे भी उनके जैसे ही संघर्ष कर रही हैं और जवाबों के लिए बेताब हैं। हालांकि उनके शब्द सहानुभूति के बजाय गुस्सा भड़काते हैं और माता-पिता उसे इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि केवल उसके छात्र ही गायब हुए। प्रधानाचार्य मार्कस जस्टिन का बचाव करते हैं और माता-पिता को शांत करने की कोशिश करते हैं। जब वे और आक्रामक हो जाते हैं तो जस्टिन को बाहर ले जाया जाता है, जबकि मार्कस गुस्साए लोगों को उस तक पहुंचने से रोकते हैं। घर लौटने पर भी जस्टिन को चैन नहीं मिलता, क्योंकि लोग उसकी घंटी बजाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देकर गायब हो जाते हैं। फिर नाराज महिला पेपर स्प्रे लेती है और बाहर जाती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। वहां उसे अपनी कार को नुकसान पहुंचाया हुआ देखती है, जिसमें एक शब्द लिखा हुआ है। अगले दिन स्कूल में जस्टिन मार्कस से मिलती हैं, जो उसे कुछ समय के लिए काम से दूर रहने को कहते हैं, क्योंकि माता-पिता उससे बहुत नाराज हैं। यह जस्टिन को निराश करता है और वो कम से कम एलेक्स से बात करने की इच्छा जताती हैं, लेकिन मार्कस मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि लड़के ने पहले ही बहुत कुछ सहा है और पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा लगातार पूछताछ की गई है, इसलिए उसे तलाशना ठीक नहीं होगा। उस रात जस्टिन एक बार में जाती हैं, जहां वे अपने पूर्व प्रेमी पॉल से मिलती हैं, जो एक अधिकारी हैं। वह अपनी हाल की समस्याओं के बारे में शिकायत करती हैं, तो पॉल उसे बताता है कि शहर के लोग उसके खिलाफ नहीं हैं, वे बस दुखी हैं। अगली सुबह पॉल जस्टिन के घर पर जागता है, क्योंकि पता चलता है कि उन्होंने रात साथ बिताई, हालांकि वो शादीशुदा है। दोपहर में वह एलेक्स का पीछा करती हैं, जो स्कूल से घर जा रहा है। लड़का घर के अंदर जाता है, जिसके बाद जस्टिन भी दरवाजे की घंटी बजाती हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह घर के चारों ओर देखती हैं और अजीब तरह से सभी खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई हैं। फिर भी जस्टिन को एक खिड़की में एक छोटा सा अंतर मिलता है, जिसके माध्यम से वह अंदर झांक सकती हैं। अजीब तरह से वह एलेक्स के माता-पिता को पूरी तरह से स्थिर और चुपचाप बैठे देखती हैं। डरी हुई महिला तुरंत मार्कस को फोन करती हैं और उन्हें जो अजीब नज़ारा दिखा उसकी जानकारी देती हैं, लेकिन वे नाराज हो जाते हैं कि उसने लड़के का पीछा किया और उसके घर में जासूसी की, भले ही उन्होंने कई बार चेतावनी दी थी। अगले दिन जस्टिन आखिरकार एलेक्स से संपर्क करती हैं और बात करने की कोशिश करती हैं। पूछती हैं कि वो कैसा है, लेकिन वो बात करने से मना कर देता है और गुस्से में कहता है कि उसे पीछा ना करे, फिर घर के अंदर भाग जाता है। जस्टिन फिर से दरवाजे पर दस्तक देती हैं ताकि उसके माता-पिता से बात कर सकें, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह कुछ देर अपनी कार में रुकती हैं, लेकिन जल्द ही रात हो जाती है और सो जाती हैं। एक पल में एक महिला अचानक घर से बाहर निकलती है, अजीब तरह से चलती हुई और कैंची लेकर। वह जस्टिन के पास आती है और आश्चर्यजनक रूप से उनकी कार में प्रवेश करती है। पता चलता है कि वह उनके बालों का एक लॉक काटना और ले जाना चाहती है। अब फिल्म आर्चर के दृष्टिकोण से आगे बढ़ती है, जो एक गायब बच्चे मैथ्यू के पिता हैं। वह अपने बेटे की गायब होने के शोक में डूबा हुआ है और बार बार मैथ्यू के भागने की फुटेज को देखता है, उम्मीद करता है कि उसे कोई सुराग मिले।
फिर दृश्य शहर में बड़ी बैठक में कट जाता है, जहां हम सीखते हैं कि आर्चर जस्टिन पर पहला आरोप लगाने वाला है, जिससे अन्य माता पिता भी शामिल हो जाते हैं। बाद में हम उसे उसके घर तक पीछा करते देखते हैं और पता चलता है कि वह उसकी कार पर लिखने वाला भी है। अगली सुबह जब आर्चर काम के लिए निकल रहा होता है तो उसे ठीक उसी दिशा में एक टावर दिखाई देता है जहां मैथ्यू गायब हुआ था। यह एक नया विचार जागृत करता है और वह शहर के नक्शे को निकालकर अपने बेटे के लिए गए रास्ते को ट्रेस करता है। दोपहर में वह एक अन्य गायब बच्चे के माता पिता से मिलता है और उनके बच्चे के भागने की फुटेज देखने का अनुरोध करता है। वे सहमत हो जाते हैं और फुटेज देखने के बाद आर्चर नक्शे पर दूसरी रेखा खींचता है, जिससे दोनों बच्चों के मिलने की संभाव्य जगह चिन्हित होती है। उस दोपहर आर्चर शहर में ड्राइविंग कर रहा होता है जब उसे गैस स्टेशन पर जस्टिन दिखाई देती है और वह उससे संपर्क करता है। दोनों में बहस शुरू हो जाती है, लेकिन जस्टिन की आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं जब वह खून से लथपथ मार्कस को अपनी ओर दौड़ते हुए देखती हैं, हाथ फैलाए हुए। और फिर ये होता है। आर्चर इससे हैरान हो जाता है और उसे हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह मार्कस से लड़ना शुरू करता है, जबकि जस्टिन एक नज़दीकी कन्वीनियंस स्टोर में छिपने के लिए दौड़ती हैं। फिल्म अब पॉल के दृष्टिकोण से शिफ्ट होती है, जहां वह गश्त पर है और एक संदिग्ध व्यवहार करने वाले नशेड़ी को सड़क पर देखता है। पॉल उसका पीछा करता है और जल्द ही महसूस करता है कि वह एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वह तुरंत उसे रोकने के लिए चिल्लाता है। घबराया हुआ नशेड़ी भाग जाता है और पॉल पूरे पड़ोस में उसका पीछा करता है। वह आखिरकार उसे पकड़ लेता है और उसे रोकता है, जो दावा करता है कि वह वहां काम करता है और अपनी चाबियां खो गया है। हालांकि पॉल जानता है कि वह झूठ बोल रहा है और उसे हथकड़ी लगा देता है, जिसका नाम जेम्स पता चलता है। उसे कार में ले जाने से पहले पॉल पूछता है कि क्या उसके पास कोई खतरनाक चीज है। जेम्स इनकार करता है, लेकिन खोज के दौरान पॉल को उसकी जेब में एक सुई मिलती है, जो उसे तेजी से चुभ जाती है और खून निकल आता है। नाराज पुलिसकर्मी जेम्स के चेहरे पर मुक्का मारता है और फिर अपनी चोट साफ करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी कार का डैश कैम रिकॉर्डिंग कर रहा था, जिसका मतलब है कि उसे गंभीर परेशानी हो सकती है। चिंतित पॉल फिर उससे सौदा करता है, कहता है कि वह चोरी की घटना भूलने को तैयार है और उसे छोड़ देगा अगर वह फिर से यहाँ न आए। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह वापस आया तो वह उसे बख्शेगा नहीं। बाद में नाराज पॉल अपनी कार में लौटता है, जहां उसे जस्टिन का टेक्स्ट मिलता है और वह उसे बार में मिलने का फैसला करता है, जो उन्हें रात साथ बिताने की ओर ले जाता है। अगले दिन पॉल स्टेशन से बाहर निकलता है तो उसे जेम्स आने की ओर हैरानी होती है। वह मान लेता है कि नशेड़ी उसकी शिकायत करने आया है और चिल्लाता है, जिससे वह फिर से भाग जाता है। पॉल अपनी कार में बैठता है और डैश कैम को डिस्कनेक्ट करते हुए उसका पीछा करता है। फिल्म अब जेम्स के दृष्टिकोण से शिफ्ट होती है, जहां वह घबराया और व्याकुल है क्योंकि उसके पास नशीली दवाएं खत्म हो गई हैं। पैसे के लिए बेताब वह एक घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल द्वारा पकड़ लिया जाता है, जैसा कि हमने पहले देखा। पुलिसकर्मी उसे छोड़ने के बाद वह दूसरी जगह लूटने के लिए खोजता है और जल्द ही एलेक्स के घर पहुंचता है। वह खिड़की के माध्यम से अंदर घुसता है और अजीब सन्नाटे को देखकर मानता है कि कोई घर पर नहीं है। जेम्स घर में स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है, लेकिन जल्द ही एलेक्स के माता-पिता से टकराता है, जो उसे चौंका देता है। वह माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जोड़ा एक ट्रांस जैसी अवस्था में रहता है और उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। राहत महसूस करते हुए वो रसोई से बहुत सारा सामान चुराता है और जाने वाला होता है, लेकिन फिर उसे बेसमेंट से एक धीमा ध्वनि सुनाई देती है। जेम्स दरवाजा खोलकर देखता है और जब उसे सभी गायब बच्चे ट्रांस जैसी अवस्था में खड़े दिखाई देते हैं तो वो दहशत में घर से बाहर भाग जाता है, जबकि एलेक्स के माता-पिता उसका पीछा करते हैं जब तक कि वो घर से बाहर नहीं निकल जाता। अगले दिन वो एक स्थानीय पॉन शॉप में जाता है जहां वो चुराया हुआ सामान बेचता है, लेकिन वहां जेम्स को एक पोस्टर दिखाई देता है जो गायब बच्चों के बारे में जानकारी देने वाले को $50,000 का इनाम देता है। पैसे से लालच में वो टिप लाइन पर कॉल करता है, दावा करता है कि उसे पता है कि बच्चे कहाँ हैं और भुगतान की मांग करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसे पुलिस स्टेशन आना होगा, तो जेम्स अनिच्छा से वहां जाता है। दुर्भाग्य से उसे पॉल द्वारा देखा जाता है, तो वो भागना शुरू करता है और जंगल में अपने कैंप की ओर जाता है। लेकिन फिर जेम्स को वहां एक लाल बालों वाली महिला दिखाई देती है, जिसके चेहरे पर भारी मेकअप है और जो उसे अजीब तरीके से हाथ हिलाती है।
तो डरा हुआ लड़का अपने तंबू में भागता है और खुद को समझाता है कि ये असली नहीं था। कुछ पल बाद उसे बाहर कोई दिखाई देता है और वो आत्मरक्षा में कुछ सुइयां ले लेता है। जैसे ही तंबू खुलता है वो तुरंत हमला करता है, लेकिन ये पॉल निकलता है जो अब चेहरे में छुरा खाता है। अधिकारी का धैर्य खत्म हो जाता है और वो अपनी बंदूक तैयार करता है, लेकिन जेम्स जल्दी से समझाता है कि उसे गायब बच्चों का पता है और इसलिए वो स्टेशन गया था। पॉल मानता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जेम्स जोर देता है कि वो इसे साबित कर सकता है और कहता है कि बच्चे पास के एक बेसमेंट में हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घर के सामने पहुंचते हैं और पॉल जेम्स को कार में अकेला छोड़ देता है। वो घंटी बजाता है, जिसके बाद कोई उसे अंदर आने देता है। लेकिन कुछ घंटे बीत जाते हैं और रात हो जाती है, फिर भी वो बाहर नहीं आता, जिससे जेम्स परेशान हो जाता है। एक पल में पॉल आखिरकार घर से बाहर निकलता है, लेकिन वो जेम्स को पकड़कर उसे फिर से घर के अंदर घसीटता है। फिल्म अब मार्कस के दृष्टिकोण से शिफ्ट होती है, जहां हम उसे सुपरमार्केट में जस्टिन के साथ फोन पर बात करते देखते हैं। वो उसे एलेक्स के घर की जांच करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो मना कर देता है, कहता है कि लड़का पहले से ही काफी ट्रॉमेटाइज हो चुका है। लेकिन जब वो लगातार जोर देती हैं, तो वो अंत में सहमत हो जाता है कि वो एलेक्स के माता पिता को स्कूल बुलाएगा और उनसे बात करेगा। हालांकि नियुक्ति के दौरान मार्कस को वही महिला मिलती है जिसे जेम्स ने जंगल में देखा था। वो अपना परिचय ग्लैटिस के रूप में देती है और पता चलता है कि वो एलेक्स की चाची हैं। मार्कस बताते हैं कि उन्हें एलेक्स के माता पिता से बात करनी है, लेकिन ग्लैटिस दावा करती हैं कि वे बीमार हैं और घर से बाहर नहीं आ सकते। मार्कस इस पर जोर देते हैं कि वो घर आएगा या सीपीएस को शामिल करना पड़ेगा, जो ग्लैटिस को स्पष्ट रूप से नाराज करता है। अगले दिन मार्कस और उनके साथी टेरी घर पर आराम कर रहे होते हैं जब उन्हें दरवाजे की घंटी बजती सुनाई देती है। मार्कस दरवाजा खोलता है और ये एक घबराई हुई ग्लैटिस निकलती है जो पानी का गिलास मांगती है। वो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन टेरी मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे अंदर आने देता है। एक बार अंदर आने के बाद वो गिलास के बजाय पानी का कटोरा मांगती है, दावा करती है कि ये उसकी अजीब आदत है। ग्लैटिस ये सुनिश्चित करने के बाद कि मार्कस ने सीपीएस को नहीं बुलाया, प्रधानाचार्य के कार्यालय से चुराई गई एक रिबन से सजी डॉल लेती है। वो अचानक अपने हाथ को काटती है और फिर टेरी के पास जाकर उसके बालों का एक लॉक काटने की कोशिश करती है। मार्कस 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लैटिस घंटी बजाती है, जिससे वो अचानक ट्रांस जैसी अवस्था में चला जाता है। ग्लैटिस फिर टेरी के बालों को डॉल के चारों ओर लपेटती है और तोड़ देती है, जो मार्कस में कुछ ट्रिगर कर देता है। वो टेरी पर हमला करता है और फिर काले तरल पदार्थ को उल्टी कर देता है। वो टेरी की क्रूरता से सिर मारकर उसकी हत्या कर देता है, जबकि ग्लैटिस जस्टिन के बालों को दूसरी डॉल के चारों ओर लपेटती है और तोड़ देती है, जो मार्कस को उसकी ओर हत्यारा गुस्सा भड़काने के लिए प्रेरित करता है। कुछ देर बाद मार्कस पड़ोस में दौड़ता हुआ जाता है और गैस स्टेशन पर जस्टिन पर हमला करता है, लेकिन आर्चर उसकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है। जस्टिन कन्वीनियंस स्टोर में भागती हैं और हालांकि आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है, मार्कस छूट जाता है और उसका पीछा करता है। वह फिर से जस्टिन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्चर उसे फ्रिज में टक्कर मारता है, जिससे खुद को चोट पहुंचती है। इस दौरान जस्टिन बच निकलती हैं और ड्राइव करने की कोशिश करती हैं, जबकि पोजेस्ड मार्कस उसका पीछा करता रहता है। मार्कस एक वाहन से कुचल जाता है, उसका दिमाग सड़क पर भयानक रूप से फैल जाता है। बाद में आर्चर अस्पताल में अपनी चोटों का इलाज करवाते समय जस्टिन से मिलता है, जो उसका धन्यवाद करती हैं। दोनों इस अजीब स्थिति पर चर्चा करते हैं और आर्चर बताता है कि उसका बेटा मैथ्यू भी उसी तरह हाथ फैलाए दौड़ा था, जिससे वह गायब हो गया। वह उसे नक्शे पर खींची गई रेखाएं दिखाता है जहां बच्चों के रास्ते मिल सकते थे, और जस्टिन हैरान रह जाती हैं जब उन्हें एहसास होता है कि एलेक्स का घर उसी क्षेत्र में है। अब दृश्य एलेक्स के दृष्टिकोण से होता है और हम सीखते हैं कि वह एक शांत लड़का है जिसे स्कूल में मैथ्यू द्वारा अक्सर तंग किया जाता था। स्कूल के बाद उसका पिता उसे लेने आता है और बताता है कि उसकी चाची ग्लैटिस उनके साथ रहने वाली है क्योंकि वह बहुत बीमार है। उस रात एलेक्स अपनी खिड़की से झांकता है और अपने माता पिता को चाची ग्लैटिस का स्वागत करते देखता है।
अगली सुबह जब वह स्कूल के लिए तैयार हो रहा होता है तो वह सावधानी से ग्लैटिस के कमरे में झांकता है। उसे एक लाल विग और एक पौधा दिखाई देता है, लेकिन वह एक कमजोर गंजी महिला को उसे घूरते हुए देखकर डर जाता है। दोपहर में स्कूल के बाद एलेक्स अपने पिता का इंतजार करता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह नहीं आता। लड़का पैदल घर जाता है और पहुंचने पर उसे एक चौंकाने वाला नजारा दिखाई देता है। उसके माता-पिता गतिहीन ट्रांस जैसी अवस्था में बैठे हैं और रोबोटिक आवाज में बोल रहे हैं। जैसा कि पर्याप्त नहीं था, ग्लैटिस अब सुबह से कहीं अधिक स्वस्थ और युवा दिख रही थी। वह एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि सब ठीक है, लेकिन वह अंदर से जानता है कि कुछ गलत है। अगली सुबह एलेक्स ग्लैटिस और उसके गतिहीन माता-पिता के साथ डाइनिंग टेबल पर शामिल होता है। ग्लैटिस उसे चेतावनी देती है कि वह स्कूल में किसी को न बताए कि वह यहाँ है या उसके माता-पिता इस अजीब अवस्था में हैं। एलेक्स जवाब नहीं देता तो ग्लैटिस एक और रिचुअल करती है, जिसके बाद ये होता है। व्यंजना अचानक रुक जाती है जब वह डॉल को पानी में डुबोती है, तो एक असहाय एलेक्स वादा करता है कि वह किसी को नहीं बताएगा। अगले दिनों में एलेक्स स्कूल बस से जाने और घर पर अपने माता-पिता की देखभाल करने के रूटीन में फंस जाता है। क्योंकि वे कैटाटोनिक अवस्था में हैं, वह उन्हें जीवित रखने की उम्मीद में डिब्बा बंद सूप खिलाता है। एक शाम वह ग्लैटिस को अपने कमरे में बहुत बीमार पाता है और वह कहती है कि उसे लगा था कि उसके माता-पिता उसे बेहतर महसूस कराएंगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि इस बुराई वाली महिला ने उसके माता-पिता की जीवन शक्ति को सोखा है, जो उसे स्वस्थ बना रहा है। एलेक्स उसे अस्पताल ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन वह मना कर देती है और इसके बजाय उसे अपने प्रत्येक सहपाठी से एक निजी वस्तु इकट्ठा करने को कहती है। वह वादा करती है कि अगर वह ऐसा करेगा तो वह अपनी सेहत वापस पाएगी और अंत में घर लौट जाएगी, जो एलेक्स को एक उम्मीद की किरण देता है। अगले दिन एलेक्स रिक्रिएशन के दौरान पीछे रह जाता है और प्रत्येक छात्र की क्यूबी से नाम टैग चुराता है, जो वह अपनी बुराई चाची को सौंपता है। उस रात करीब 2:15 पर एलेक्स जागता है और ग्लैटिस को उसने दी गई नाम टैग के साथ एक रिचुअल करते हुए हैरान हो जाता है। ठीक 2:17 पर वह घंटी बजाती है, जिसके बाद सभी 17 बच्चे अपने घरों से दौड़ते हुए और अंत में एलेक्स के घर पहुंचते हैं। इस दिन से ग्लैटिस इन बच्चों की जीवन शक्ति को सोखना शुरू कर देती है, जबकि एलेक्स को उनकी देखभाल करने और उन्हें खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। एक दिन जब एलेक्स स्कूल से लौटता है तो उसे अपने घर में पॉल और जेम्स को कैटाटोनिक अवस्था में देखकर हैरानी होती है। ग्लैटिस उसे अपनी चीजें पैक करने को कहती है कि वे कल जा रहे हैं। उसने उसके माता-पिता को नमक की रेखा के पीछे रखा है और एलेक्स को उस रेखा को पार न करने का आदेश देती है। उसी समय जस्टिन और आर्चर घर के बाहर से निगरानी कर रहे होते हैं जब पॉल अचानक दरवाजे पर दिखाई देता है और उन्हें अंदर आने का इशारा करता है। वे घर में प्रवेश करते हैं और पॉल और जेम्स को ट्रांस जैसी अवस्था में नमक की रेखा से घिरा देखते हैं, और फिर जब जस्टिन अनजाने में रेखा पर कदम रखती हैं, तो पोजेस्ड पुरुष अचानक उन पर हमला करते हैं। ऊपर एलेक्स भी नमक की रेखा को पार करता है, जिससे उसके माता-पिता हिंसक हो जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। नीचे जस्टिन पॉल के चेहरे को एक स्लाइसर से काटती हैं, जबकि आर्चर और जेम्स हिंसक रूप से भिड़ते हैं और बेसमेंट में गिर जाते हैं। वहां आर्चर आखिरकार गायब बच्चों को ट्रांस जैसी अवस्था में खड़े देखता है। ऊपर एलेक्स खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन उसके माता-पिता दरवाजा तोड़कर उस पर झपटते हैं। हताश लड़का ग्लैटिस के कमरे में दौड़ता है और दरवाजा बंद कर देता है। इस बीच पॉल जस्टिन को मारने वाला होता है, लेकिन वो समय पर उसकी बंदूक पकड़ लेती है और उसे गोली मार देती है। बाद में जेम्स आर्चर को खत्म करने वाला होता है, लेकिन जस्टिन उसे भी गोली मार देती है। दूसरी ओर एलेक्स ने खुद को बंद कर लिया है, लेकिन उसके माता-पिता दरवाजे पर जोरदार दस्तक दे रहे हैं और उसे तोड़ने वाले हैं। हताश में वो ग्लैटिस की लाल विग से एक डाल लेता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। बेसमेंट में आर्चर अपने बेटे की तलाश कर रहा होता है जब ग्लैटिस उसे अचानक हमला करती है।
इस बीच एलेक्स उस रिचुअल को याद करता है जो उसने ग्लैटिस को करते देखा था और शुरू कर देता है। एल्सवेयर जस्टिन पर अब पोजेस्ड आर्चर हमला करता है। दूसरी ओर एलेक्स आखिरकार विग को डाल के चारों ओर लपेटता है और उसे तोड़ देता है। इसे महसूस करते हुए ग्लैटिस घबरा जाती है क्योंकि बच्चे बेसमेंट से बेताबी से बाहर निकलते हैं। बुराई वाली चुड़ैल अब घर से भागती है, पड़ोसियों के घरों से टकराती हुई, जबकि पोजेस्ड बच्चे भी उसका पीछा करते हैं, खिड़कियां और बाड़ तोड़ते हुए। पड़ोसी इस दृश्य से हैरान हो जाते हैं और बच्चे अंततः ग्लैटिस को एक तीव्र पीछा के बाद पकड़ लेते हैं। घर में एलेक्स के माता-पिता उसे पहुंचने वाले होते हैं, जबकि जस्टिन पर आर्चर हिंसक हमला कर रहा होता है। इस बीच बेरहम बच्चे ग्लैटिस पर जंगली जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं और उसे खूनी उन्माद में फाड़ देते हैं। अंत में वे उसकी दयनीय जिंदगी को खत्म कर देते हैं, जिसके बाद आर्चर भी वास्तविकता में वापस आता है और अपने बेटे को खोजने के लिए घर से बाहर निकलता है। दूसरी ओर जस्टिन ऊपर दौड़ती हैं और एलेक्स को अपने माता-पिता से लिपटे देखती हैं, लेकिन वे अभी भी बेजान हैं। कुछ पल बाद आर्चर सभी बच्चों को कैटाटोनिक अवस्था में खूनी गड़बड़ी के चारों ओर खड़े हुए पाता है। अंतिम दृश्य में अदृश्य वर्णनकर्ता बताती है कि एलेक्स के माता-पिता अभी भी कहीं सूप खिलाए जा रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा। एलेक्स शहर छोड़ चुका है और अब एक ऐसी चाची के साथ रहता है जो वास्तव में अच्छी है। सभी बच्चे अपने परिवारों से मिल गए और हालांकि अधिकतर अभी भी कैटाटोनिक हैं, कुछ ने इस साल अपनी आवाज वापस पा ली है। यहाँ मूवी का अंत हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।